हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स फ्यूचर। दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक और चैप्टर, प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इसको हम लोग कहते हैं, इस चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज कैसे कैसे अपनाए जाते हैं उसके बारे में। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अपने प्रोडक्ट के मीनिंग को समझने से। तो इन जनरल प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि आइडेंटिफाइबल फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि साबुन, टूथपेस्ट, कुछ भी ले लीजिए जिसको कि आप देख छू सकते हैं, वो आपका क्या है, एक प्रोडक्ट है। ये पुराना है। अभी क्या मॉडर्न मार्केटिंग में हम लोग सिर्फ फिजिकल जो गुड्स होते हैं उनको नहीं लेते हैं, इसमें मोर देन फिजिकल गुड्स भी अभी हम लोगों का है, जिसमें कि हम लोग इंटेंजिबल सर्विसेज और आइडियाज़ को या फिर इन सभी के एमलगमेशन को भी हम लोग प्रोडक्ट कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट। अब हम अपने गुड्स और प्रोडक्ट को जो है वो कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहला होता है हमारा कंज्यूमर गुड, दूसरा हमारा होता है इंडस्ट्रियल गुड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। तो कंज्यूमर गुड्स हम लोग वैसे गुड्स को कहते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए, किसी एक इंडिविजुअल के लिए या फिर एक हाउस होल्ड के लिए। यानी कि बेसिक इनको कहने का मतलब क्या है कि हम लोग उसको किसी भी तरीके से फिर से यूज़ करके उसको रीसेल करने का नहीं सोच रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड हो जाए। सपोज़ कीजिए कि अगर चाय पत्ती ही है और अगर हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं तो वो मेरा ये कंज्यूमर गुड है। लेकिन अगर वही चाय पत्ती अगर रेस्टोरेंट में या फिर टी सेलर के शॉप में अगर वो यूज़ हो रहा है तो वो कंज्यूमर गुड नहीं है। ठीक है, वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। नेक्स्ट उसी के तरीके के यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि टेलीविजन है, रेडियो है, सिगरेट्स है, ये सभी जो एग्जांपल्स हैं हमारे कंज्यूमर गुड के। टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड हमारे तीन तरीके के बेसिकली होते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा कन्वीनियंस गुड, वो वैसे गुड जिसको कि हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली खरीदते हैं और इमीडिएटली जो है इसके बारे में हम लोग अपना ओपिनियन बना लेते हैं, मिनिमम शॉपिंग एफर्ट लगा करके हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम जो है एफर्ट लगाए और हमें जो है वो सामान मिल जाए। जैसे कि सिगरेट्स है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, हमारा डेली का यूजेज का सामान है, साग सब्जी जो भी हम लोग खरीदते हैं, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वीनियंस गुड हो जाएगा। अगर आपको आटा खरीदना है तो थोड़ा बहुत आटा के बारे में देखिएगा कि कौन अच्छा से ब्रांड जो है वो अच्छे है, अभी मार्केट में मल्टीग्रेन खाना है, प्लेन खाना है, उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन ले लेते हैं। उसी की जगह पे शॉपिंग गुड्स होता है ना, इसको हम लोग खरीदने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं और इसको खरीदने से पहले हम लोग काफ़ी मतलब कि दुकानों पे जो है इसको हम लोग कंपेयर भी करते हैं। गुड्स विच कंज्यूमर सेलेक्ट्स एंड बाई ओनली आफ्टर मेकिंग कंपेरिजन ऑन बेसिस ऑफ सूटेबिलिटी, क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल आर कॉल्ड एज द शॉपिंग गुड्स। मतलब पहले देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे मेरे लिए कौन सा सूटेबल रहेगा, किसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, कौन कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी दे रहा है, किसका स्टाइल ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके के गुड्स को हम क्या कहते हैं, शॉपिंग गुड्स कहते हैं। जैसे कि फर्नीचर हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सेट्रा, ये सभी जो हमारे क्या है, शॉपिंग गुड्स है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशलिटी गुड, गुड्स फॉर विच सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बायर्स आर हैबिचुअली विलिंग टू मेक अ स्पेशल परचेजिंग एफर्ट आर नोन एज द स्पेशलिटी गुड। स्पेशलिटी गुड मतलब कि एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो हैबिचुअली चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट को खरीदे और उसके लिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी, परचेजिंग एफर्ट भी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। दे शुड पोजेसेस यूनिक फीचर और हैव हाई डिग्री ऑफ ब्रांड आइडेंटिफिकेशन और बोथ। इनके पास में कुछ यूनिक फीचर्स भी होने चाहिए, जिनके पास में हाई डिग्री ऑफ ब्रांड आइडेंटिफिकेशन या फिर दोनों ही चीज़ें जो है अवेलेबल होना चाहिए। स्पेशलिटी गुड यानी कि जो हम लोग अपने जीवन में कभी एक आध बार मतलब कि खरीदते हैं, है ना। जैसे कि कार हो गया, आपका घर हो गया, या फिर आपके बाइक्स है या लैपटॉप है, ये इस तरीके की चीज़ें जो है वो हम लोग स्पेशल एफर्ट लगा करके हम लोग उसको खरीदना चाहते हैं। बहुत जगहों पर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, देखना चाहेंगे कि क्या क्या इसके यूनिक फीचर्स वगैरह है, उसके बाद में हम लोग उसको खरीदते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स कैसे होते हैं? गुड्स विच आर फॉर यूज ऑफ इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स फॉर यूज इन द कनेक्शन विद कैरिंग ऑन द सम बिजनेस और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज आर नोन एज द इंडस्ट्रियल गुड। इंडस्ट्रियल गुड या फिर इंटरमीडिएट गुड, जो भी कह लीजिए इसको, वैसे गुड जिसको हम लोग खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको फिर से यूज़ करते हैं और उसको फिर से सेल कर देते हैं। या फिर किसी तरीके का गुड जो हम लोग खरीद रहे हैं किसी भी तरीके का बिजनेस के लिए या फिर इंस्टीट्यूशन के लिए, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल गुड कह सकते हैं। अब टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स क्या क्या हो सकते हैं? इक्विपमेंट एंड फिजिकल फैसिलिटीज़, कुछ भी इक्विपमेंट जो ज़रूरत है बिजनेस का प्रोडक्शन करने के लिए, वो आपका इक्विपमेंट हो सकता है, आपका फिजिकल फैसिलिटीज़ होता है, जैसे कि मेजर कैपिटल सच एज प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरी। Material entering into the product. This category of industrial goods include raw material, semi-manufactured goods and fabrication part. Material मतलब कि प्रोडक्ट जो होते हैं, मटेरियल एंटरिंग इनटू द प्रोडक्ट मतलब क्या क्या मटेरियल जो है वो लगने वाले हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिसको कि हम लोग रॉ मटेरियल कह सकते हैं, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो सकते हैं या फिर फैब्रिकेशन पार्ट्स हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सप्लाईज, these are products that are essential for the business operation of the industrial user but do not become part of the finished good. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सप्लाईज क्या हो सकते हैं? वैसे प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज जो कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी तो है लेकिन वो कभी भी पार्ट नहीं बनता है फिनिश्ड गुड का। मैनेजमेंट मटेरियल दिस कैटेगरीज कवर बोथ ऑफिस इक्विपमेंट एंड ऑफिस सप्लाईज, जैसे कि स्टेशनरी, टाइपराइटर्स, कैलकुलेटर, ये सारे वैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम लोग हमारे ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस का इक्विपमेंट इसको आप कह सकते हैं या फिर ऑफिस के सप्लाईज इसको कह सकते हैं, जैसे कि कुछ भी है, टाइपराइटर है, आपका कैलकुलेटर है। टाइपराइटर तो काफ़ी पुराना चीज़ हो गया है, स्टेशनरी है, लैपटॉप्स वगैरह जो
मतलब कि ऑफिस में यूज़ करने के लिए मैनेजमेंट का इस्तेमाल करता है, उसको हम लोग मैनेजमेंट मटेरियल कह सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो मैनेजमेंट में यूज़ होता है। प्रोडक्ट मिक्स का मीनिंग क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। द टर्म प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स डील विद बाय अ बिजनेस फर्म। द प्रोडक्ट मिक्स इज वन ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोडक्ट पॉलिसी। अब हम लोग अगर कहें कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है तो ये रेफर करता है कि इसको कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो कि डील करते हैं किसमें, विद बिजनेस फर्म्स में, है ना। बिजनेस फर्म जो है वहाँ पे वो डील किया जा रहा है उसके बारे में। प्रोडक्ट मिक्स वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट पॉलिसी। हमारा जो भी प्रोडक्ट का पॉलिसी रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो प्रोडक्ट को मिक्स करते हैं। जैसे कि देखते हैं कि हमारा लाइन लेंथ कैसा रहेगा, हमारा लाइन का विड्थ कैसा रहेगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है वो ध्यान देते हैं। अगर इसका हम लोग कहें कि प्रोडक्ट मिक्स दिया किन्होंने था, तो फिलिप कॉटनर ने जो है प्रोडक्ट मिक्स दिया था। ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोडक्ट असॉर्टमेंट is a set of all products lined and item that a particular seller offers for a sell to buyer। प्रोडक्ट मिक्स वैसा हो सकता है कि जिसमें कि हम लोग जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है, इसका कि दूसरा नाम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी है, इसको कि हम लोग सारे जो हमारा लाइन जो है प्रोडक्ट का और हमारे जितने भी आइटम है जो कि एक पर्टिकुलर सेलर जो है वो ऑफर कर रहा है सेल करने के लिए, किसको, तो बायर को, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है। अब वो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट ब्रेथ क्या होता है, हम लोग डेप्थ क्या होता है, हम लोग इसको यहाँ पे समझते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझिएगा तो आप जो है ये प्रोडक्ट मिक्स को जो है वो थोड़ा आपको क्लैरिटी आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, तो द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम एंड द लाइंस दैट फॉर्म्स अ गिवन प्रोडक्ट मिक्स मे बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ 3 डायमेंशंस, नेमली विद डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। अगर रिलेशनशिप का बात करें हम लोगों का आइटम और लाइन का, जो कि हम लोगों का प्रोडक्ट मिक्स बनाता है, जिसमें हम लोग बेसिकली 2-3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, तो हमारा विड्थ है, डेप्थ है और कंसिस्टेंसी है। तो लेंथ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स हम लोग किसको कहते हैं, द लेंथ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन इट्स प्रोडक्ट मिक्स। जितना भी टोटल नंबर ऑफ आइटम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स में हम लोग लेंथ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। विड्थ क्या होता है हम लोगों का, द विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स रेफर टू द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन द कंपनीज कैरीज। डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन जो एक कंपनी कैरीज कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट का विड्थ बोलते हैं। डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, द डेप्थ रेफर टू हाउ मेनी वेराइटीज आर ऑफर्ड इन ईच प्रोडक्ट लाइन। इन अदर वर्ड्स द डेप्थ इज मेजर्ड बाय द असॉर्टमेंट ऑफ साइजेस, कलर्स, मॉडल्स, प्राइस, क्वांटिटी ऑफर्ड विद इन ईच प्रोडक्ट लाइन। जैसे कि किसी एक कंपनी के बारे में या फिर किसी एक प्रोडक्ट के बारे जो एक नाम ले सकते हैं किसी का भी, जैसे कि सपोज कीजिए पीएनजी, क्या है हमारा, पीएनजी है। तो इसका लाइन अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे लाइन क्या है, तो लाइन में हम लोग उसको ले सकते हैं कि क्या यहाँ पे टूथपेस्ट हो सकता है ना। उसका फिर टूथपेस्ट के अलावा डिटर्जेंट पाउडर है, उसके अलावा कुछ क्रीम वगैरह भी आता है पीएनजी का, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जितने भी आइटम्स टोटली वो बेच रहा है, कितने तरीके का, वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। इसको हम लोग लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 इस तरीके से नाम दे सकते हैं। अब इसमें क्या होता है हम लोगों का, ये तो हो गया लाइन। अब इसमें आ गया हम लोगों का डेप्थ। ये जो लाइन का ये जो नंबर सब जितना यहाँ पे है ना, ये इसका क्या है, विड्थ है। अब आता है इसका डेप्थ। अब टूथपेस्ट में या फिर डिटर्जेंट में मान लीजिए यहाँ पे इसके पास में टाइड है, टाइड के अलावा मान लेते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, यहाँ पे टाइड है, एरियल है, मान लीजिए वुश भी इसी का है। ठीक है। तो ये सभी क्या हो गया कि इसका डेप्थ हो गया, यानी कि हर प्रोडक्ट के नीचे ये कितना बेच रहा है। इसमें अगर टूथपेस्ट में अगर मान ले तो यहाँ पे पेप्सोडेंट है, इसके अलावा सेंसोडाइन है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ और आ गया, बबूल का ही आ गया, मैं यहाँ पे बस मान के चल रही हूँ। ठीक है। अलग अलग तरीके का यहाँ पे जो है ये दे रहा है प्रोडक्ट, तो ये इसका क्या है, डेप्थ है। अब यहाँ पे लेंथ क्या था हमारा, तो लेंथ जो क्या था वो विड्थ और डेप्थ को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा लेंथ आ जाता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितने प्रोडक्ट यहाँ पे ये सेल करा। मान लीजिए 3 प्रोडक्ट इधर से है, 3 प्रोडक्ट इधर से रहेगा, 3 लाइन इधर से है, तो यानी कि टोटल 9 जो है यहाँ पे ये आइटम जो है वो ऑफर कर रहा है। 3 लाइन था और हर प्रोडक्ट हर लाइन में जो है वो 3 प्रोडक्ट है, 3 तरीके के प्रोडक्ट जो है वो डिफर कर रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है वो डिफर अलग अलग कर सकते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंगली, कलर के अकॉर्डिंगली, या फिर उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंगली। तो ये डेप्थ कितना भी लंबा हो सकता है, ठीक है, लाइन भी कितना भी लंबा हो सकता है। किसी को हम लोग कह थोड़ी सकते हैं कि इतना ही प्रोडक्ट लाइन आपको रखना लिमिट है। तो ये अपना लाइन जितना चाहे उतना क्रिएट किया जा सकता है। जितने तरीके के आइटम बेच रहे हैं वो हमारा लाइन है, और हर लाइन में कितने तरीके का प्रोडक्ट बेचा जा रहा है ये आपका क्या है, डेप्थ है। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोजली रिलेटेड इट्स वेरियस प्रोडक्ट लाइन्स आर टू वन अनदर। अब यहाँ पे है कि हमारा प्रोडक्ट लाइन जो है वो एक दूसरे से कितना रिलेटेड है। अब सपोज कीजिए कि पीएनजी ग्रुप ही है, तो यहाँ पे ये बॉडी केयर के सामान को ही वो ज़्यादा जो है वो बेच रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनका कंसिस्टेंसी है। अगर इसके अलावा अगर ये सपोज कीजिए टीवी बेचने लगे तो
तो यहाँ पे रिलेशन इनके बीच में थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना हमारा कंसिस्टेंट है प्रोडक्ट, वो डिपेंड क्या करता है कि हमारा प्रोडक्ट लाइन जो है वो एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। या फिर टीवी बहुत ज़्यादा दूर हो गया, यहाँ पे हम लोग अगर फूड आइटम इनके चले जाए, सपोज कीजिए ये कॉफ़ी भी सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके की कॉफ़ीज़ भी होती है हमारा, जैसे कि फिल्टर्ड कॉफ़ी है, बीन कॉफ़ी है, फिर हमारा ग्राउंडेड है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के कॉफ़ीज़ ही बेचने लग जाए तो भी हमारा कंसिस्टेंसी में आ जाए। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट मिक्स का क्या स्ट्रैटेजी रखा जाता है। कंपनी हैज सेवरल मेजर स्ट्रैटेजीज एट इट्स डिस्पोजल विद रिस्पेक्ट टू द विथ डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इट्स प्रोडक्ट मिक्स। एक कंपनी के पास में सेवरल मेजर स्ट्रैटेजीज जो है वो बनाए हुए होते हैं। जैसे कि अब ये स्ट्रैटेजीज जो है वो डिपेंड करता है किसके किसके ऊपर बनाए हुए होंगे, उनके अपने विथ डेप्थ और कंसिस्टेंसी को देख करके अपना बना सकते हैं। वन मेजर मैनेजमेंट एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट पॉलिसी इज द डिसीजन कंसर्निंग प्रोडक्ट। अगर इसका एक मेजर मैनेजमेंट की तरफ से देखें तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का प्रोडक्ट पॉलिसी जो है वो बनाया जाता है। अब किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो हमारे प्रोडक्ट मिक्स को ध्यान में रख करके बनाया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमको किस तरीके का मैनेजमेंट का डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। कि सपोज़ कीजिए अगर हमारे लाइंस जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो हम लोगों का जो भी डिसीजन होगा वो एक दूसरे से एक के लिए अगर हम लोग डिसीजन लेंगे तो वो दूसरे के लिए भी नोइंगली अननोइंगली काम कर लेगा। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंस नहीं है तो हम लोगों को, अगर दो मेरा प्रोडक्ट लाइन है तो दोनों के लिए मुझे अलग स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाना पड़े। जैसे कि अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन 1 में ब्यूटी प्रोडक्ट्स है और लाइन 2 में फूड आइटम्स है ना, तो लाइन 1 के लिए जो मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा वो लाइन 2 पे काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मेरा फूड आइटम वाला ही है, सपोज कीजिए दोनों ही यहाँ पे मैं वेफर्स यहाँ पे मैं बेच रही, और यहाँ पे मेरा वेफर से जैसा ही कुछ जैसे कि यहाँ पे लेज है, लेज के ही अलग अलग फ्लेवर है, पोटैटो चिप्स है, यहाँ पे इस लाइन में पोटैटो चिप्स ही मैंने अलग अलग रेंज के लाइन में रख रखे। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि कुरकुरे का ही है, ठीक है ना, मान ली दोनों एक, तो जो मैंने लेज के लिए स्ट्रैटेजी रखा हुआ है वही लगभग स्ट्रैटेजी इसके लिए भी रखूँगी तो भी मेरा काम चल जाएगा। लेकिन दो अलग अलग रहेंगे तो मेरा वहाँ पे एक का स्ट्रैटेजी जो है वो दूसरे में काम नहीं करेगा। अब क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो है हम लोग बना सकते हैं वो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज आर जनरली एम्प्लॉयड बाय द प्रोड्यूसर और होलसेलर फॉर द प्रोडक्ट। अब क्या क्या स्ट्रैटेजी जो है वो बनाया जा सकता है। जैसे सबसे पहला क्या है हमारा एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। क्या हम लोग प्रोडक्ट मिक्स का एक्सपेंशन करना चाहिए, इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अ फर्म में एक्सपैंड इट्स present product mix by increasing the number of product line or increasing the number of product item within the same line। अब यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग वहाँ पे लाइन को इंक्रीज कर दे, या तो लाइन के अंदर में हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग और थोड़ा सा इंक्रीज कर दे। जैसे कि लाइन 1 में सपोज कीजिए पहले 4 आइटम थे, अब उसको हम उन आइटम्स को बढ़ा करके 5 कर दे रहे हैं, या फिर लाइन 4 थे उसको बढ़ा करके लाइन हम लोग 5 कर दे रहे हैं। न्यू लाइन्स में भी रिलेटेड और अनरिलेटेड टू द प्रेजेंट प्रोडक्ट, और जो न्यू लाइन हम लोग ला रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, पहले हमारा जो भी प्रोडक्ट था उसको एक्सपेंशन का वर्ड क्या हो गया, मतलब इंक्रीज करना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या हो गया, डिक्रीज करना। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस द मैनेजमेंट हैज टू ड्रॉप द प्रोडक्शन ऑफ अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रॉफिट उतना नहीं बना रहे होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि रोक दिया जाता है, उनका प्रोडक्शन को जितना आइटम है उतना ही मार्केट में बिक जाए, उसके बाद उसको नया फर्दर बनाने की कोशिश नहीं किया जा सकता। इसमें भी है फर्म में आइदर एलिमिनेट द एंटायर लाइन और सिंपली असॉर्टमेंट विद इन अ लाइन, या तो लाइन को ही पूरा का पूरा हटा दिया जाए, या तो किसी एक लाइन में कुछ आइटम को जो है वो हटा दिया जाए। दिस इज टर्म एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट में, दिस इज ऑल्सो नोन एज द सिंप्लीफिकेशन। ये हमारा क्या था, डाइवर्सिफिकेशन। इसका दूसरा नाम हमारा क्या है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब कभी कभी होता है कि हम लोग पूरे तरीके से प्रोडक्ट को हटाने या फिर जोड़ने के बजाय कभी कभी थोड़ा बहुत उसमें अल्टरेशन करके भी काम चला लेते हैं। एज एन अल्टरेशन टू डेवलप अ कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट, management should take a fresh look at the company's existing product. Often improving and established products can be more profitable than and less risky than developing a completely new one. As an alternative to developing a completely new product, एक ऑल्टरनेटिव जो है, एक नया हम लोग प्रोडक्ट बनाने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसी के ऊपर में हम लोग क्या करें कि एक फ्रेश लुक ले सकते हैं। यानी कि ध्यान से देखने का कोशिश करते हैं वहाँ पे कि हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनमें क्या चेंजेस कर करके हम लोग उसको मार्केट में ला सकते हैं। क्योंकि अगर एक नया प्रोडक्ट बनवाने अगर हम लोग लगेंगे तो वो ज़्यादा रिस्की रहेगा, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगेगा। क्योंकि एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले मार्केट रिसर्च कीजिए, उसका डिज़ाइन कीजिए, उसका मटेरियल्स अरेंज कीजिए, इससे एक लंबा टास्क हो जाता है ना। लेकिन उसके वजह अगर हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट है, अगर थोड़ा बहुत उसका मटेरियल को चेंज कर दिया जाए, या उसके नाम को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, या उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके ही उसको ला दिया जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि अल्टरेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे लेस का ही है, तो लेस का एक आइटम तो है नहीं, लेस के बहुत सारे हैं, अलग अलग फ्लेवर्स जो है वो है। लेकिन अगर जैसे कि सब कोई अभी कह रहा है थोड़ा सा हेल्दी वर्जन, तो लेस को फ्राइड करने के जगह पे यहाँ पे अगर पॉप करवा करके बनाया जाए, जैसे कि अभी नया आ रहा है जिसमें कि
बिना किसी तेल के जो है उसको फ्राई करके पॉप करवा करके उसको फ्राई कर दिया जाता है प्रेशर के दे करके। तो ये भी क्या हो गया कि एक नया तरीका हो गया। हमारे पास आइटम्स जो रॉ मटेरियल के थे वो वही के वही लग रहे हैं, पैकेजिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, उसका लेबलिंग वगैरह थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन एक नया प्रोडक्ट जो है वो हमारा कम एफर्ट में है वो बन जाएगा या नहीं। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी से अगर हम लोग चिप्स के मार्केट में तो हम लोगों को नया उसके बारे में किसी तरीके का स्ट्रैटेजी बनाने का ज़रूरत नहीं है। पोजिशनिंग द प्रोडक्ट, when a product can offer satisfaction in the manner the buyer gets a strong position is created in the market. The product position is the image which that product project in the relation to rival product. जब एक प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फैक्शन ऑफर करता है एक बायर के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो एक मार्केट में जो है वो क्रिएट कर रखा है। द प्रोडक्ट पोजीशन इज द इमेज। अब प्रोडक्ट का पोजीशन क्या होता है, तो उसका इमेज जो बना हुआ है कस्टमर के दिमाग में या फिर उसके राइवल प्रोडक्ट के अपोजिट में। तो ये मेरा क्या हो गया कि मेरा प्रोडक्ट का इमेज है। अब प्रोडक्ट फीचर विल अट्रैक्ट द कस्टमर और prove attractive to the customer. This can be attained by product differentiation, market segmentation and market aggregation. एक प्रोडक्ट का फीचर जो होता है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है या प्रूव करता है अपने कस्टमर को कि वो अट्रैक्टिव है अपने दूसरे कॉम्पिटिटिव गुड्स के मुकाबले में। अब ये जो अटेंशन जो है वो कैसे वो किया जा सकता है हासिल, तो अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएशन करके, है ना, या फिर मार्केट का सेगमेंटेशन कर करके, अलग अलग मार्केट को हम लोग उसमें बांट दिए गए, या फिर मार्केट का एग्रीगेशन करके, ठीक है, या तो सेगमेंट करें या फिर एग्रीगेशन करें। ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन, यहाँ पे दो टर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अप रेफर्स टू एडिंग और हायर प्राइस्ड एंड मोर प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट टू देयर एग्जिस्टिंग लाइन। ट्रेडिंग अप में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में हायर प्राइसेस के प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्लूड कर दिए इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लो प्राइस्ड प्रोडक्ट। अब हमारे पास जैसे कि मेरा लाइन था उसमें ज़्यादातर लो प्राइस्ड के प्रोडक्ट, तो सभी समझ रहे थे कि बस इसके पास में इकोनॉमी रेंज के ही हैं, इसमें किसी तरीके का मतलब कि प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं है। तो हम लोग क्या किए, एक दो आइटम जो है वो हमारे प्रीमियम क्वालिटी के भी ऐड कर दिए ताकि कस्टमर्स को लगे कि नहीं, इस ब्रांड का अगर इकोनॉमी रेंज वाला प्रोडक्ट अच्छा होता है तो प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट इसका और अच्छा होगा। ट्रेडिंग डाउन इज द अपोजिट ऑफ ट्रेडिंग अप। अ कंपनी इज said to be trading down when it's added a lower priced item to its line of prestigious products in the hope that the people who can't afford the original product will want to buy the new one because it carries some of the status of the higher priced product. जब सभी प्रोडक्ट्स जो है किसी एक लाइन के हायर प्राइस के होते हैं तो वहाँ पे कस्टमर के लिए जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए क्या करें कि थोड़ा सा सस्ता वाला प्रोडक्ट जो है वहाँ पे उस लाइन में डाल दिया जाए ताकि सभी के लिए जो है वो अफोर्डेबल हो जाए। ठीक है, ट्रेडिंग अप ट्रेडिंग डाउन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन अपने आप में एक चैप्टर है जिसका कि वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं मार्केट को सेगमेंट करने के लिए, बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केट के सेगमेंटेशन का। इसका ब्रीफ जो है वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसको जाकर के देखिए। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसमें इन्वॉल्व करते हैं हम लोग क्या, इन्वॉल्व डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग एंड अवेयरनेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन वंस कंपनीज प्रोडक्ट एंड दोज ऑफ अदर्स। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी कि हम लोग बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो कैसे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस स्ट्रेटेजी इनेबल द कंपनी टू रिमूव इट्स सेल्फ फ्रॉम प्राइस कॉम्पिटिशन सो दैट इट कैन कम्पीट एंड ऑन प्राइस बेसिस। ये जो स्ट्रैटेजी अपनाया जाता है कंपनीज के द्वारा, ये क्यों अपनाया क्यों जाता है, ताकि ये अपने आप को प्राइस के अलावा बाकी कॉम्पिटिशन्स में जो है वो बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे कॉम्पिटिशन दे रहा है उसका यहाँ पे बेसिस बना। यहाँ पे क्या है, नॉन प्राइस बेसिस पे यहाँ पे कंपटीशन किया जा सकता है, यानी कि अपना क्वालिटी जो है अपने प्रोडक्ट का या फिर अपना प्रोडक्ट का यूजेज कैसे कैसे किया जा सकता है, कैसे जो है वो एक ही प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सभी जो है वो नॉन प्राइस बेस्ड कंपटीशन है। यानी कि जैसे कि फ़ोन का है, ठीक है, एक फ़ोन जो है वो 10,000 का ही है, एक और फ़ोन जो है वो 10,000 का ही है, दो फ़ोन ही है वो 10,000 का ही है, लेकिन एक में अगर 4000 mAh का बैटरी दे रहा है, दूसरा क्या कहेगा कि हम 10,000 में ही तुमको फ़ोन देंगे लेकिन 5000 mAh का बैटरी हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि 32 GB रैम दे रहा है तो यहाँ पे कहेगा कि हम आपको 64 GB रैम दे देंगे। ठीक है, तो ये तरीका क्या हो गया कि अपने यहाँ पे प्राइस के साथ में यहाँ पे गेम नहीं खेला जा रहा है, यहाँ पे गेम किसका है, तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बाकी चीज़ों के आधार पर बांटा जा रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बाकियों से कैसे अलग है। ठीक है, या फिर अभी जैसे कि चश्मों का लेंस कार्ट जैसे है, ठीक है, लेंस कार्ट पे अभी जैसे कि चश्मे आ रहे थे, चश्मे एक ब्लू रेज वाले लाइटिंग वाले एक चश्मे अभी जो पावर जो लेंसेज होते हैं वो ब्लू
रे को जो है वो काटने वाले लेंसेज होते थे। इस तरीके के लेंसेज को आप लोग पहले जब मार्केट में आएगा तो फिर क्या कहा होगा कि हाँ हम बाकी सब जो है वो नॉर्मल लेंसेज दे रहे हैं, सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं, आपका आई साइट को इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन हमारा लेंसेज ऐसा है जिसमें कि ब्लू रे फिल्टर लगा हुआ है, यानी कि आप अगर कितने भी देर आप अपने लैपटॉप पर बैठ रहे हैं या कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं तो इसका इफेक्ट जो है वो आपकी आंखों पर कम पड़ेगा। तो एक अलग तरीके का डिफ्रेंशिएशन हो गया या नहीं, तो इसी को हम क्या कहेंगे कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है। Its products is differentiated from and better than competing models. This differentiation is done either in the quality, design, brand, packaging. तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो इन सभी चीज़ों के आधार पे किया जा सकता है, जैसे कि उसका क्वालिटी कैसे दूसरों से अलग है, उसका डिज़ाइन कैसे जो है दूसरों से अलग है। पेन को लेकर के आप अक्सर देखे होंगे कि पेन वाले जो है वो अपना कहते हैं कि हमारा डिज़ाइन इस तरीके का बना हुआ है कि इसका ग्रिप जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लंबे समय तक इसको लिख पाएंगे। या फिर कोई किसी का क्या रहेगा कि ये बहुत स्मूथ लिखता है, बहुत फास्ट लिखता है। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है। या फिर पैकेजिंग का भी है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका पैकेजिंग ही ख़राब रहता है, तो कुछ ऐसे कह सकते हैं कि हमारा पैकेजिंग इतना अट्रैक्टिव रहता है और क्या बोलेंगे कि इको फ्रेंडली है पैकेजिंग। आजकल का तो सबका क्या है कि गो ग्रीन सब कोई कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि हमारा पैकेज ऐसा है ना, हमारा पैकेट किया हुआ कि ये किसी तरीके के एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। या फिर इसका पैकेजिंग ऐसा है कि इसको आप बार बार आजकल देखते हैं एक जिप वाला पैकेट दे देता है ना, बहुत सारे ऐसे मिक्सचर या फिर क्या बोलेंगे कि सेव भुजिया वगैरह लेते हैं, वो क्या करते हैं ना अपने पैकेट इस तरीके से दे देते हैं कि अगर आपको कंटेनर में नहीं रखना है ना, आपके पास कंटेनर नहीं है, तो क्या करिए आप इसी पैकेट में इसको रहने दीजिए, जिप लॉक करके छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या फिर जो अकेले रहते हैं, जिनके पास इतना हर चीज़ के लिए डब्बा रखने के लिए ज़रूरत नहीं, मतलब डब्बा रखना नहीं चाहते हैं, उनके लिए क्या है कि हाँ वो 1 kg वाला पैकेट भी खरीदेंगे और ये सोच के खरीदेंगे क्या कि कोई बात नहीं, बड़ा पैकेट ले भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जिप लॉक करके रख देंगे, ये एयर टाइट रहेगा। उसको एयर टाइट कंटेनर खरीदने का पैसा इनका बच गया। तो ये पैकेजिंग के थ्रू क्या किया कि अपना पैसा जो है वहाँ पे बचा ली, मतलब कि ये जो है कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिए, ये बता करके कि आपका जो कंटेनर का पैसा जो आपको नहीं लगने जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन इज अ नेचुरल रिफ्लेक्शन ऑफ द डाइवर्स एंड कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। By dividing the whole market into a small number of a specific market which has different wants and motivation, a marketing organization can tailor its offering to fit the carefully defined need of a specific market. अब मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन में हम लोग बात करते हैं नेचुरल जो रिफ्लेक्शन होता है एक डाइवर्स और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग जो नीड है पॉपुलेशन के, उसके आधार पे, है ना। हम लोगों का ये जो है इसके यहाँ पर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है कहाँ पे, मार्केट सेगमेंटेशन पे, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और हमारा नीड भी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चेंज होता रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं बाय डिवाइडिंग द होल मार्केट इनटू स्मॉलर स्पेसिफिक मार्केट। ताकि हम लोग यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन क्यों करते हैं, ताकि हम लोग समझ सके कि बहुत बड़े से मार्केट में जो है वो छोटे छोटे उसको बांट देंगे तो हमको समझ में आएगा कि हर स्पेसिफिक ग्रुप का नीड क्या है, ठीक है, विच इज द डिफरेंट वांट एंड मोटिवेशंस, क्योंकि हर ग्रुप का अलग वांट होता है, हर ग्रुप का अलग मोटिवेशन होता है। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन टेलर इट्स ऑफरिंग टू फिट केयरफुली। अब जो भी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने ऑफरिंग को इस तरीके से टेलर करते हैं, मतलब कि इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो जो भी डिफाइंड एक नीड होता है किसी एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंटेशन का, उसको जो है वो आसानी से फिट हो जाए। यानी कि अगर एक मार्केट है पूरा बहुत बड़ा सा, है ना, अब इस मार्केट में हर तरीके के लोग हैं, जैसे कि कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, कुछ थोड़ा कम पढ़े लिखे होंगे, कुछ थोड़ा ज़्यादा पैसे वाले लोग होंगे, थोड़े से कम पैसे वाले लोग होंगे, कुछ जो है वो ऐसे जगहों पे रह रहे हैं जो शहर से थोड़ा सा दूर है, रूरल एरियाज़ है या फिर अर्बन एरियाज़ है। तो इन सभी के लिए हम लोगों का स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। अब एज के आधार पे भी हम लोग यहाँ पे सेगमेंटेशन करते हैं, हम लोग जेंडर के आधार पे भी यहाँ पे सेगमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट का और हर प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर होता है वो अलग होता है और उनके नीड को देखते हुए हम लोग वहाँ पे सेगमेंटेशन करते हैं और हर सेगमेंट के लिए अपना स्ट्रैटेजी जो है वो हम लोग अपनाते हैं, ठीक है। स्टेजेस इन प्रोडक्ट साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ जो होता है, एक प्रोडक्ट का एक लाइफ जो होता है उसका साइकिल किस तरीके से चलता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फ्रॉम बर्थ टू डेथ ईच प्रोडक्ट पासेस 4 डिफरेंट स्टेजेस। जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनके बनने के लेकर के उनके खत्म होने तक का जो पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट साइकिल बोलते हैं। अब सबसे फर्स्ट फेज होता है इंट्रोडक्शन और मार्केट पायनियरिंग। पायनियरिंग मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग। इंट्रोडक्शन स्टेज starts when the new products is first distributed and made available to the customer। पहली बार सामान को मार्केट में लाए और उसको डिस्ट्रीब्यूट किए और कस्टमर तक उसको पहुंचाए। इस स्टेज में प्रॉफिट्स जो है वो निगेटिव होते हैं या फिर बहुत लो होते हैं, क्योंकि सेल्स जो है यहाँ पे काफ़ी कम होता है और हेवी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन एक्सपेंसेस जो है वो लग रहा होता है। ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है ताकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सके एज वेल एज द कस्टमर्स, ताकि हम लोग देखिए पैसे ज़्यादा लग रहे हैं कि हमको अट्रैक्ट करना है पहली बात तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स अग्री करें हमारा प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में बेचने के लिए। क्योंकि अगर प्रोडक्ट
डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं लिया तो वो कंज्यूमर तक जाएगा कैसे? अब डिस्ट्रीब्यूटर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? उसको हेवी प्रॉफिट मार्जिन दिया जा सकता है। अगर हेवी प्रॉफिट मार्जिन यहीं पे दे दिए हैं हम लोग उसको, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा? लो रहेगा। साथ साथ में कस्टमर को हम लोगों को अट्रैक्ट करना है, इसके लिए हम लोगों को प्रमोशन करना होगा, इसका भी खर्च लग रहा है। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या रहेगा कि हमारा या तो प्रोडक्ट से हमारा प्रॉफिट जो है वो या तो लो रहेगा या तो सीधे सीधे नेगेटिव भी जा सकता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्राइस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट शैल बी हाई बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट, या तो ये हाई हो सकता है अपने हाई कॉस्ट के कारण, या फिर दिस इंट्रोडक्शन स्टेज इज अ पीरियड ऑफ हेवी प्रमोशन, डिमांड क्रिएशन एंड मार्केट कैप्चरिंग। यहाँ पे हमारा प्राइस जो है वो काफ़ी हाई रह सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमारा कॉस्ट जो है वो अभी हाई चल रहा है। कारण क्या है? तो अभी हम लोगों को कस्टमर को अट्रैक्ट करने में खर्चे लग रहे हैं, हम लोगों का प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आया तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण हम लोगों को कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, या फिर हम लोग हेवी मास प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं ले पा रहे हैं, इसकी वजह से भी कॉस्ट हाई हो सकता है। दस इंट्रोडक्शन स्टेज इज द पीरियड ऑफ अ हेवी प्रमोशन। इंट्रोडक्शन स्टेज जनरली जो है वो हेवी प्रमोशन का पीरियड होता है, जहाँ पे डिमांड को जो है वो क्रिएट किया जाता है और साथ साथ में मार्केट को भी कैप्चर करने में अच्छा खासा जो है वो मेहनत लगती है। ग्रोथ एंड मार्केट एक्सेप्टेंस स्टेज। इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद में क्या करेगा? अब वो ग्रो करेगा धीरे धीरे, इसको हम लोग एक्सेप्टेंस स्टेज भी कह सकते हैं। दूसरा नाम एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे रैपिड मार्केट जो है एक्सेप्टेंस हम लोगों को मिल रहा होता है, हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि प्रमोशन कॉस्ट जो है वो लो वॉल्यूम बेचने के कारण जो है उसके ऊपर स्प्रेड हो जा रहा है। ठीक है, द मेन प्रॉब्लम इन दिस स्टेज इज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें इतना प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना होगा कि जो कि सफिशिएंट रहे क्वांटिटी में, जो कि क्या है? मार्केट द आउटपुट विद द मिनिमम डिले, ताकि डिले हम लोगों को ना हो अपना प्रोडक्ट का सप्लाई करने में। देखते हैं जैसे कि मार्केट में ही है, नॉर्मल छोटे से बिजनेस का अगर ले तो अगर नॉर्मल डेज पे किसी का प्रोडक्ट सपोज कीजिए कोई नॉर्मल फर्स्ट डे लगाया था, सपोज कीजिए एक चाउमीन वाला ही या फिर कुछ वाला ही, तो फर्स्ट डे सपोज कीजिए कि उसका 500 का सेल हुआ था। ठीक है, अब वो लगा रहा है 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना वो लगा लिया। अब उसको पता है कि 500 का तो 500 मेरे गोलगप्पे बिक गए थे। अब वो सोच रहा है कि अब 500 में तो पूरा हो नहीं रहा है मेरा, अब मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब कस्टमर इसके लौट रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये इसके लिए क्या करेगा? नेगेटिव मार्केटिंग का काम करेगा। तब क्या करेगा? ये सोचेगा कि मैं 1000 पे सीधे चला जाऊँ या 700-800 के बीच में यहाँ पे रह जाऊँ। तो हो सकता है कि इसका अभी 500 का है और 100 के कस्टमर जो है वो घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा? 800 का प्रोडक्शन जो है वो कर लेगा, क्योंकि इसको पता है कि मेरा तो 500 का है ही, 100 के घूम ही जा रहा है, हो सके थोड़ा बहुत और बढ़ेगा तो मैं 800 तक में आ जाऊँगा। तो इसके लिए ये क्या करेगा? 200 का मार्जिन लेके चलेगा। क्यों? ताकि इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नेगेटिव मार्केटिंग इसका जो है वो ना हो इसके वजह से। और इतने क्वांटिटीज तो अपने पास में ये रखे ही कि मार्केट में इसका किसी तरीके का सप्लाई में डिले ना हो। कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो एंटर इन टू दिस फील्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं इस स्टेज में, इस फील्ड में आ जाए। देयरफॉर प्रमोशनल एक्सपेंडिचर ऑल्सो टेंडेड टू बी हाई ड्यूरिंग दिस स्टेज। इसके वजह से न्यू कॉम्पिटिटर्स के आने की वजह से इसका प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मैच्योरिटी स्टेज। ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। सेल्स कंटिन्यू टू इंक्रीज बट अ डिक्रीजिंग रेट। सेल जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन किस पे? डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ बढ़ने का हर बार जो है वो 10 से बढ़ रहा था, लेकिन अभी 10 से नहीं बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है? 6 से 8 से बढ़ रहा है। ठीक है, therefore the producer spends more on advertising and other sales promotion measures to capture the market। इसी वजह से प्रोड्यूसर्स जो है वो ज़्यादा खर्च करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स पे और अपने सेल्स प्रमोशन पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को जो है वो कैप्चर कर सके। ओनली फर्म्स विद एक्सट्रीमली इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम्स शैल विथस्टैंड इन दिस स्टेज। बहुत ही कम फर्म्स जो है वो इस स्टेज में आकर के सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम्स जो है वो चलाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। यहाँ पे आपकी गलती हो या ना हो, लोग आपसे गलतियाँ करवा करके और आपको जो है वो मार्केट से बाहर निकालने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन जब टफ रहता है तो लोग कंपटीटर्स को कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाए या फिर आपके प्रोडक्ट को जो है वो घटिया शो करने की कोशिश करने लगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? डिक्लाइनिंग स्टेज या फिर सैचुरेशन स्टेज, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं। मार्केटर्स शुड मेक नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द मार्केटिंग मिक्स एंड ऑल्सो इन द प्रोडक्ट मिक्स। ये पुराने वाला का ही है हमारा जो प्रोडक्ट, ये जो मैच्योरिटी वाला था इसका हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि मार्केटर्स को जो है वो नेसेसरी मॉडिफिकेशन जो है वो अपने मार्केटिंग मिक्स में करना चाहिए, साथ साथ में अपने प्रोडक्ट के मिक्स में, ताकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट शुड बी इंप्रूव, ताकि उसका जो पहले से जो प्रोडक्ट जो चल रहे हैं मार्केट में वही नहीं लगे कि घसा पिटा चल रहा है, कुछ जो है उसके इंप्रूवमेंट जो है वो हो रहा है। प्राइस कैन ऑल्सो बी कट विद द व्यू टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड टू कम्पीट विद द अदर कम्पिटिटर्स। प्राइस को भी इम्प्रूव किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, ताकि हम लोग मोर कस्टमर्स को जो हम लोग अट्रैक्ट कर सके और कम्पीट करें अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी प्राइस के साथ में ही जनरली जो है वो प्राइस के साथ में ही लोग खेलते हैं कि तुम्हारा प्रोडक्ट 1000 का है तो मैं प्रोडक्ट 1999 मिला दूंगा। ठीक है, 1 रुपये से ही कम सही, लेकिन सॉरी सिर्फ 999 मिला दूंगा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 का जगह 999 है, दाम लगभग उतना ही, लेकिन 1 रुपये के कारण ही 1000 से 999 रुपये, क्योंकि ये 900 में काउंट हो गया ना। नेक्स्ट है हमारा सैचुरेशन स्टेज। दिस इज अ periodically stability. Sales of the product reach the peak and there is no further possibility to increase it. सैचुरेशन पीरियड या फिर स्टेज उसको कहते हैं जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो अपने पीक पे पहुंच चुका है और इसके बाद में किसी तरीके का कोई पॉसिबिलिटी जो है वो दिख नहीं रहा है आगे इसको और बढ़ाने का। ड्यूरिंग दिस स्टेज अदर कॉम्पिटिटर्स शैल ऑल्सो बिकम पॉपुलर एंड इन्वेड द मार्केट। इस स्टेज में कॉम्पिटिटर्स भी जो है वो पॉपुलर हो जाते हैं और इनके इसी कारण होता है कि मार्केट को लोग जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। डिक्लाइनिंग स्टेज 5th वाला है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है। डिक्लाइनिंग स्टेज वैसा स्टेज को हम लोग कहते हैं जहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज या फिर सैचुरेशन स्टेज, आप सेम को ही कह सकते हैं, मैच्योरिटी और सैचुरेशन एक ही है, दोनों को मिला करके आप पढ़िए चलेगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज सेल्स बिगेन्स टू डिक्लाइन। द डिक्लाइन इन द सेल्स मे बी ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कंज्यूमर शिफ्ट इन टेस्ट एंड इंक्रीजिंग कंपटीटर्स। एज सेल्स एंड प्रॉफिट डिक्लाइन सम फर्म्स मे विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट। अब होता क्या है ना कि डिक्लाइनिंग स्टेज में सेल्स जो है सबसे पहले तो गिरना चालू हो जाता है। और इस गिरावट का कारण क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला कि जो है वो क्या होगा, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। दूसरा क्या हो सकता है कि कंज्यूमर का जो है वो टेस्ट शिफ्ट हो रहा है। और कारण क्या हो सकता है कि इंक्रीज हो रहा है कंपटीशन में, इसके कारण हमारा सेल्स और प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। और कुछ कुछ ऐसे भी फर्म्स होते हैं जो इस स्टेज में क्या करते हैं, मार्केट से बाहर भी चले जाते हैं। आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट लाइन आपका जो शुरू हो रहा है यहाँ पे, इससे पहले आपका यहाँ पे है डेवलपमेंट का स्टेज। तो प्रोडक्ट मार्केट में आता है उससे पहले क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद से हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर का बेस को ग्रो करते हैं, ब्रांड का बिल्डिंग करते हैं, साथ में हम लोग प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के पे ध्यान देते हैं। ग्रोथ स्टेज में हम लोगों का प्रॉफिट जो है वो गेन करना शुरू कर देते हैं, ग्रोइंग डिमांड हम लोग शुरू कर देते हैं प्रोडक्ट के लिए, और हमारा यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स भी आना चालू हो जाते हैं। मैच्योरिटी या फिर सैचुरेशन पॉइंट दोनों ही इसी का नाम है, या फिर स्टैग्नेशन भी आप इसको कहिएगा। मैच्योरिटी, सैचुरेशन, स्टैग्नेशन, ये तीनों इसी के नाम से आप देखेंगे कि बहुत जगह पे लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे सेल्स जो है वो हमारा पिक पे रहता है, ग्रोथ जो है वो हमारा स्टेबलाइज हो चुका होता है, मार्केट जो है वो हमारा सैचुरेट हो चुका है। नीड टू इनोवेट न्यू। अब यहाँ पे ज़रूरत क्या है, किसी तरीके का न्यू इनोवेशन का। अगर इनोवेशन कर लिए तो ये मैच्योरिटी स्टेट जो है वो लंबा चलेगा। अगर इनोवेशन नहीं कर पाए तो क्या होगा, ये डिक्लाइन की ओर में चला जाएगा। डिक्लाइन इन सेल्स, री इन्वेंट और रीवैम्प। अब यहाँ पे भी जाने के बाद में यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे भी फिर से चांसेस क्या है कि अभी यहाँ पे सेल्स जीरो नहीं हुए हैं, बस घटे हैं। अब यहाँ पे फिर से आप इन चीज़ों को री इन्वेंट कीजिए और रैंप डाउन कीजिए, तो यहाँ पे आपका सेल्स जो है वो वापस से जो है वो आगे बढ़ सकता है। अब प्रोडक्ट प्लानिंग का डिफिनीशन जो है वो बहुत सारे राइटर्स ने लिखा हुआ है, बहुत सारे बुक राइटर्स होते हैं या फिर स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने लिखा है। उनमें से एक हमारे कौन से हैं, WJ स्टैंटन। मार्केटिंग के बहुत सारे डिफिनेशन इनके द्वारा दिए गए हैं, तो WJ स्टैंटन आप नाम याद रख सकते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग एम्ब्रेसेस ऑल एक्टिविटीज विच इनेबल प्रोड्यूसर्स एंड मिडल मैन टू डिटरमाइन व्हाट शुड कंस्टिट्यूट कंपनीज लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है, हर विलियम जे स्टैंटन ने प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में बताया है, जिसमें इन्होंने कहा कि हर वो एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे या फिर एक प्रोड्यूसर या एक मिडल मैन जो है वो ध्यान देगा, जिसमें वो देखना क्या चाहेगा कि क्या कंपनी का प्रोडक्ट लाइन एक कंपनी का होना चाहिए, ठीक है ना। शुड कंस्टिट्यूट एक प्रोडक्ट लाइन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। जैसे कि लाइन है, लेंथ है, सॉरी लाइन है, उसका डेप्थ है, तो लाइन या फिर विड्थ और डेप्थ इसको जो भी बोलते हैं इसका, तो कितना हम लोगों का विड्थ होना चाहिए और कितना हमारा जो है वो लेंथ होना चाहिए कंपनी का प्रोडक्ट का। तो इसको ध्यान में रखने के लिए हम लोग जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग उसको प्रोडक्ट प्लानिंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, प्रोडक्ट प्लानिंग डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट बेस्ट मीटिंग द कंज्यूमर्स न्यूमरस डिजायर्स कैरेक्टरिस्टिक दैट एड स्टेबिलिटी टू प्रोडक्ट एंड इनकॉर्पोरेट दिस कैरेक्टरिस्टिक इन द फिनिश प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है इसमें, तो हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसके बारे में, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट जो कि मीट करेगा कंज्यूमर्स के न्यूमरस डिमांड्स को। क्या करेगा कि जो भी कंज्यूमर्स के नीड्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ करके बनाया जाए। कैरेक्टरिस्टिक दैट्स ऐड स्टेबिलिटी टू प्रोडक्ट, और कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्रोडक्ट्स में ऐड किए जाए जो कि एक स्टेबिलिटी देगा प्रोडक्ट को, एंड इनकॉर्पोरेट दिस कैरेक्टरिस्टिक इनटू द फिनिश्ड। और इन सभी जो भी कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करने वाले डिज़ायर्स है या फिर हमारे प्रोडक्ट में जो आइटम उन सभी को इंक्लूड किया जाए, इस तरीके के हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जब बन करके मार्केट में आए ना, तो कस्टमर को लगे कि हाँ यही वो प्रोडक्ट है जो कि मुझे सेटिस्फाई करने वाला।
ठीक है। अब इसका अगर कुछ नया एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कि अभी के जो टेक्नोलॉजीज जो आ रहे हैं हमारे पास में, तो हर दिन देख रहे हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ नया आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको देख के लगता है अरे ये यही तो चाहिए था जो मेरा नीड को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक एग्जाम्पल को यहाँ पे लिया जाए तो जैसे कि हम लोग ले सकते हैं किसका, कि राइटिंग टैबलेट या नोटबुक जिसको कि आप लोग कह सकते हैं। तो हम लोगों को नोटबुक ऐसा चाहिए ना कि जिसमें कि हम लोगों को जो क्लास में बताया जा रहा है उसको हम लोग लिख करके भी अपने हाथ से लिख करके रख लें, ठीक है। साथ साथ में अगर कुछ चाहे तो उसको गूगल करके भी उस नोट्स में हम लोग जो है वो तुरंत ऐड कर दें, ताकि हमको दोबारा से क्लासरूम के बाद घर जा करके फिर से उसको लेकर के हमको नोट्स बनाने की आवश्यकता ना रहे। अभी बहुत सारे बच्चों के पास में आप देखिएगा कि नोटबुक मतलब कि नोट बनाने वाले टैबलेट्स जो है वो उनके हाथ में रहते हैं। क्या करते हैं ना कि वो अपने पेजेस रखते हैं, उन पेजेस में वो फटाफट जो है वो अपने हाथ से लिख करके, जैसे मैं कैसे रेड पेन से लिख रही हूँ, इस तरीके से लिख करके रख लिया, या फिर इस तरीके के PDF मिले हुए सपोज कीजिए कि टीचर्स की तरफ से। तो अब सपोज कीजिए इनेबल है, इनेबल का मीनिंग आपको अगर नहीं पता था तो यहाँ पे आप कीजिएगा कि इसका मीनिंग जो है वो यहाँ पे लिख लिए। फिर यहाँ पे सपोज कीजिए कि इस सेंटेंस से बेसिकली आपने क्या सीखा, तो इन शॉर्ट कुछ एक नोट्स जो है वो यहाँ पे होता क्या है इससे कि आप जब दोबारा पढ़ रहे होंगे तो ये चीज़ जो है वो आपको माइंड में हिट करेगा, ठीक है। तो आपको इसको अलग से कॉपी पेन लेकर के फिर से लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ने वाला। तो क्या कहेंगे कि हाँ ये जो नोट पैड आया है ये बहुत अच्छा है, इसमें मेरे को लिखने के लिए भी यहाँ पे ये फैसिलिटी दे दिया, मुझे ये यहाँ पे अलग से कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं तो भी ऐड कर ले रहे हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे सपोज कीजिए ये PDF ऑलरेडी बना हुआ, इसमें हम कुछ ऐड नहीं कर पा रहे, कुछ टेक्स्ट ऐड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे ना मतलब कि ऑप्शन रहता है एडिटिंग में कि वहाँ पे आप जाकर के छोटा सा एक आइकन दिखता है यहाँ पे या यहाँ पे साइड में, उस आइकन से आप यहाँ पे नोट लिख करके रख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि जब आप इस नोट को ओपन कीजिएगा तो इस जो यहाँ पे जो ऑलरेडी जो PDF है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन ये नोट में आप अपना लिख करके रखे हुए कि आखिर ये चीज़ जो है वो किस चीज़ से बिलोंग कर रहा। तो इस तरीके का हो गया। तो ये प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, आज के बच्चों को ये ज़रूरत है या नहीं, तो किसी ने इस नीड को समझा होगा या तभी ना इस तरीके का प्रोडक्ट को डेवलप किया होगा। तो यहाँ पे कि प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि कंज्यूमर का नीड को जो है वो पूरा करे, उसमें इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक ऐड किए जाए कि प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी भी दे दिया। साथ साथ में हम लोगों ने जो सोच लिया है, इन सभी सोचे हुए जो हमारे आइडियाज़ है, इन सभी को एक दूसरे के साथ में क्या किया कि इनकॉर्पोरेट कर दिया गया फिनिश्ड गुड में। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये फीचर्स है, ठीक है, यहाँ पे राइटिंग टैबलेट है, यहाँ पे आप सभी चीज़ों को यहाँ पे आप लिख करके रख ले रहे हैं। अगर इसमें एक और फीचर अगर आपको मिल जाए कि आप यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो साउंड रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे उनको लिख नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग अपने शब्दों में समझ जाते हैं, या फिर हमको लग रहा है कि नहीं मैं अभी बहुत जल्दी में होता है मैं लिख नहीं पाऊंगा ढूंढ करके हर चीज़ का आंसर को, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा अपना वॉइस नोट को ऐड कर दीजिएगा। ये भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो गया या नहीं हो गया। फिर आपको ये वाला फीचर वाला भी टैबलेट मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको जल्दी लीजिएगा, ठीक है। तो यही हो गया नीड को समझना, उसको अपने प्रोडक्ट में ऐड करने के लिए सोचना, और इन सभी को इस तरीके से ऐड करना और अपना फिनिश प्रोडक्ट को बनाना कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो बाकियों से कैसे जो है वो अलग स्टैंड आउट करेगा। अकॉर्डिंग टू द कार्ल्स एच चिटिजन, हो सकता है मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट प्रोडक्ट प्लानिंग इज द एक्ट ऑफ मेकिंग आउट एंड supervising the search, screening, development and commercialization of new products, the modification of existing line and discontinuing of marginal or unprofitable item। अब यहाँ पे इन्होंने सब कुछ को ही इंक्लूड कर दिया, यानी कि प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है, जिसमें हम लोग सुपरवाइज करते हैं और सर्च करते हैं, साथ साथ में हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं एंड कमर्शलाइज करते हैं अपने न्यू प्रोडक्ट का। स्क्रीनिंग मतलब कि टेस्ट जो हम लोग करते हैं ना, प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले जो टेस्टिंग होता है इसको कि हम लोग स्क्रीनिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि नया प्रोडक्ट लाए हैं, या हो सकता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में मॉडिफिकेशन कर रहे हों, या फिर किसी तरीके का हम लोग वहाँ पे डिसकंटिन्यू कर रहे हों वैसे आइटम को जो कि या तो मार्जिनल प्रोडक्ट दे रहे हैं, मार्जिनल प्रॉफिट दे रहे हैं, या फिर अनप्रॉफिटेबल आइटम। तो बेसिकली प्रोडक्ट प्लानिंग में हम लोगों ने अभी तक तो यही तो सीखा कि प्रोडक्ट प्लानिंग में हम लोग नया प्रोडक्ट ला भी सकते हैं, हम लोग अपना प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, या फिर हमारे अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं जो कि अनप्रॉफिटेबल है उसको हम लोग प्रोडक्ट लाइन से बाहर भी निकाल सकते हैं। Therefore, we can conclude that the product planning and development is the comprised of product mix decision related with the products and services which the firm intended to produce and sell. It also includes decision regarding product policy and strategies which serves as a guideline for the target market and therefore helps in formulating the target market objective. अब इतने सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद में हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या है। तो ये क्या है, कंप्राइज्ड ऑफ प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन से रिलेटेड है, जिसमें कि हम लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि एक फर्म बेचना चाहता है मार्केट में उसको लेकर के किया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजीज, इसमें हम लोग प्रोडक्ट को
को लेकर के अपना डिसीजन के बारे में भी बात करते हैं, साथ साथ में प्रोडक्ट के लिए हमारा क्या पॉलिसी रहना चाहिए। पॉलिसी मतलब कि वहाँ पे क्या गारंटी देंगे हम लोग, क्या वारंटी देंगे हम लोग, ये उसके रिगार्डिंग क्या हो गया हमारा पॉलिसीज़ वगैरह हो गया। या फिर स्ट्रैटेजी कैसा रखेंगे प्रोडक्ट को बेचने के लिए, विच सर्व एज द गाइडलाइन फॉर द टारगेट मार्केट, जो कि गाइडलाइन का काम करता है किसके लिए, तो हम लोग जो मार्केट को टारगेट कर रखे हैं उसके लिए। एंड ये सभी चीज़ें जो है वो मिल करके हमें हेल्प करती हैं फॉर्मुलेट करने के लिए, किसके लिए, तो टारगेट मार्केट ऑब्जेक्टिव, हमारा जो उद्देश्य है एक्चुअली में मार्केट में रहने का, उसको फुलफिल करने के लिए। अब मार्केट में रहने का उद्देश्य तो बेसिकली क्या होता है हम लोगों का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हमें मिले। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोडक्ट प्लानिंग का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, टू आइडेंटिफाई एंड फुलफिल कस्टमर नीड। तो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट प्लानिंग का, क्या है, तो आइडेंटिफाई करना और फुलफिल करना कस्टमर के नीड को, टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म, अपने ही फर्म का क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है उसको ढूंढना और ढूंढ करके उसको ठीक करना। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग इज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म्स सो एज टू इफेक्टिवली डेवलप द ब्लूप्रिंट ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स, ताकि हम लोग ब्लूप्रिंट बना सके। ब्लूप्रिंट मतलब कि क्या हो सकता है, एक मैप कह सकते हैं, है ना, मैप जो है वो हम लोग बनाना चाहते हैं किसका, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट का, कि आखिर हमारे प्रोडक्ट में कमी क्या है या हमारा स्ट्रेंथ क्या है जिस पे हमको फोकस करके इसका मार्केटिंग करना चाहिए। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सच प्रोडक्ट्स विच रिड्यूसेस वीकनेसेस ऑफ द फर्म्स एंड एम्पावर द स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर वीकनेस है तो वहाँ पे उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और अगर यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ है तो उसको और इन्हेंस करने का, या फिर उसी के ऊपर में हमारा मार्केट गेम खेलने के लिए हमको पता चलता है कि हाँ ये मेरा स्ट्रेंथ है, तो इसी चीज़ को मुझे हाईलाइट करके एडवर्टीजमेंट जो है वो करना चाहिए और अपना आइडेंटिटी जो है क्रिएट करना चाहिए मार्केट में। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो भी रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन जो है वो ऑप्टिमम हो रहा है या नहीं। द ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द मिनिमम कॉस्ट लेवल ऑफ द प्रोडक्ट while allocating firm resources in manufacturing the product. Product planning involves development of product by either manufacturing new product or by modifying the existing as one as per the customer need. This involves use of various resources. The objective here is to economically use the costly and unlimited resources to as to make the production process cost effective. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेंटेन करना अपना मिनिमम कॉस्ट लेवल को किसी भी प्रोडक्शन का जो कर रहे हैं उसमें। कब, तो जब हम लोग अपने फर्म्स के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं उस समय में, ताकि हम लोग जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहाँ पे हमारा कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन का सबसे मिनिमम से मिनिमम रहे, क्योंकि कॉस्ट मिनिमम रहेगा तो ही उसका प्राइस हम लोग जो है वो लो सेट कर पाएंगे। प्रोडक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट इधर बाय मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू प्रोडक्ट और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग। अब प्रोडक्ट प्लानिंग जो है इसमें हम लोगों का डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम लोग या तो जो पहले से प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा रिन्यू कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, या फिर हम लोग नए प्रोडक्ट को मार्केट में बना करके ही लेके आते हैं। जैसा भी कस्टमर का नीड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। ये जो है इन्वॉल्व करता है हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। द ऑब्जेक्टिव इज टू इकोनॉमिकली द ऑब्जेक्टिव हियर इज टू इकोनॉमिकली यूज द कॉस्टली एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या होता है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का, यहाँ पे हम लोग कहना क्या चाहते हैं कि हम लोग के पास में जो भी रिसोर्सेज है उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना कि हमारा जो भी प्रोडक्ट पे खर्चा है वो इकोनॉमिकली रहे, यानी कि कम से कम पड़े, जो भी हमारा कॉस्टली सामान है उनको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, और साथ साथ में जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि हम लोगों का खर्च जो है वो कम से कम, यानी कि जनरली हम लोग क्या देखते हैं ना कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, ठीक है, चाहे वो फाइनेंस रहे, चाहे हम लोगों के पास में रॉ मटेरियल रहे, चाहे हम लोगों के पास में कुछ और भी रहे, हमारा जो इक्विपमेंट्स है फिक्स्ड जो ही हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं उन सभी का भी इस्तेमाल जो है अच्छे तरीके से किया जाए, क्योंकि आखिर उनमें भी पैसे तो हमारे ही लगे हुए हैं। अगर उनको वेस्ट करेंगे बिना मतलब में चला करके तो भी वो खराब होगा, तो उसका भी खर्चा हम ही को बेयर करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कैसा रहे हमारा जो प्रोडक्ट जो है वो डेवलप हो या रीन्यू हो, तो कैसा रहे वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे, टू इंश्योर फर्म्स सर्वाइवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग का प्रोसेस का होता क्या है कि हमारा प्रोडक्ट बनाते बनाते ऐसे ना हो कि हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बना ले कि हमारे फर्म का सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाए। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट को बनाएं जो कि कंटिन्यूअसली हमारे फर्म को रेलिवेंट रखे मार्केट में, इज टू एश्योर द फर्म सर्वाइवल इन द फ्यूचर। कोशिश करते हैं हम लोग कि फ्यूचर में भी फर्म जो है वो सर्वाइव करता रहे। फर्म्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इज डिटरमाइंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अब फर्म का सर्वाइवल किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, तो उसके प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर। प्रोडक्ट दैट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर हेल्प इन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द फर्म। अब जो कस्टमर को उसका जो भी नीड है उसको फुलफिल करने में हम लोगों का जो भी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं, अगर कस्टमर का नीड को फुलफिल कर रहे हैं तो हम लोग लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने के लिए। इन ऑर्डर टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द फर्म्स नीड टू इनकॉर्पोरेट
इनोवेशन एंड रेनोवेशन इन इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर हम लंबे समय तक मार्केट में रहना चाहते हैं तो हम लोगों को इनोवेशन और रेनोवेशन दोनों ही करते रहना होता है टू इनहेंस लेवल ऑफ सेल्स भी इंक्रीज करने के लिए। द मेन मोटिव ऑफ ऑल द फर्म इज टू इनहेंस देयर सेल्स लेवल बाय अर्निंग profit for achieving the objective. The firm uses products planning as a tool because when the product will be effective then only its sale will increase. मेन मोटिव जो है सभी फर्म का क्या होता है कि वो अपना सेल जो है वो इंक्रीज करे ताकि उसका प्रॉफिट जो है वो हमेशा जो है वो बढ़ते रहे। अगर इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग अचीव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि हमारे प्रोडक्ट प्लानिंग को जो है वो बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट प्लानिंग जो है वो एक ऐसा टूल है जो कि अगर सही से किया जाए तो ये हमारे लिए इफेक्टिव भी रहेगा, और अगर प्रोडक्ट प्लानिंग अच्छे से किया हुआ है तो ही हम लोगों का सेल भी जो है वो फ्यूचर में इंक्रीज होगा। प्रोडक्ट प्लानिंग में हम लोग देख चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ सकते हैं, जैसे कि लाइन इंक्रीज़ करना, लाइन डिक्रीज़ करना, अपर रेंज के लाइन में ही हम लोगों का अपर लेवल का प्रोडक्ट इंक्रीज़ करना या लोअर लेवल का प्रोडक्ट को इंक्लूड करना, प्रोडक्ट को बढ़ा देना या प्रोडक्ट को घटा देना। तो ये सभी जो है वो प्रोडक्ट प्लानिंग का ही पार्ट है। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल के ऊपर में ध्यान दे करके चलना कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमारा जो है वो कैसा रहने वाला है और किस स्टेज पे हम लोगों का किस तरीके का प्रोडक्ट प्लानिंग जो है वो हमें अपनाना चाहिए। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रैक्टिस होता है जहाँ पे हम लोग एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने ओरिजिनल मार्केट प्रोडक्ट को। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग इंक्रीज़ कर सके अपने सेल्स को, जो कि एसोसिएटेड है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन से। हम लोग यहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग चाहते बेसिकली क्या है कि हमारा प्रोडक्ट्स के कारण हमारा सेल जो है वो इंक्रीज़ हो और हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ रहे, साथ साथ में हमारा लॉसेस मेकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग अपने प्रोडक्ट लाइन से हटा दें। विच स्पेसिफिकली यूजफुली फॉर अ बिजनेस दैट हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग स्टैग्नेशन और डिक्लाइनिंग सेल्स। अब ये जो है वो किसके लिए हेल्पफुल होने वाला है? तो वैसे फर्म्स के लिए जिनका कि स्टैग्नेशन आ चुका है या फिर जिनका डिक्लाइन चल रहा है सेल में, उनके लिए। तो डाइवर्सिफाई लोग कब करते हैं, यानी अलग अलग रूट्स में लोग तब कब जाने लग जाते हैं? जब वो स्टैग्नेशन के फेज में पहुंच गए हैं, यानी कि कोशिश करते रहते हैं कि हमारा जो है वो जीवन जो है वो किसी तरीके से बचा रहे और ये चलता रहे। नए प्रोडक्ट ले आए ताकि लोग, चलो पुराना वाला कोई नहीं खरीद रहा है, हो सकता है नया वाला फ्लेवर किसी को पसंद आ रहा हो, मार्केट में लोगों को अच्छा लगने लग जाए तो शायद वो खरीदे, या फिर नए साइज़ का कुछ जो है, जैसे कि पहले था कि नहीं इसका 100 ml का ही कोई एक प्रोडक्ट है वो 100 ml का ही आएगा, तो आप उसका क्या किया कि छोटा सैसेज भी ला दिए है मार्केट में ताकि लोग जो है वो इसको भी कंज्यूम करे, वो भी कुछ ना कुछ तो सेल इंक्रीज करिएगा ही। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक अब क्या क्या हो सकते हैं? देर आर नंबर ऑफ वेज टू एंगेज इन द प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के अलग अलग टेक्निक्स हो सकते हैं। इनमें से सबसे पहले क्या है? रीपैकेजिंग, रीनेमिंग एंड रीसाइजिंग। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? रीपैकेजिंग करके देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे अपने जो प्रेजेंट में जो प्रोडक्ट है उसी को कैन बी ऑल्टर्ड टू मेक इट अवेलेबल टू अ डिफरेंट ऑडियंस। इसको डिफरेंट ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट कुड बी रीपैकेज्ड एंड सोल्ड एज द क्लीनिंग एजेंट फॉर ऑटोमोबाइल्स। अब हाउस होल्ड में यूज़ होने वाला जो एक प्रोडक्ट था, हाउस क्लीनिंग का प्रोडक्ट था, उसको जो है वो अब हम लोग ऑटोमोबाइल को भी क्लीन करने वाला एक एजेंट बता करके उसके लिए हम लोग क्या करें? नए मार्केट में हम लोग चले गए हैं। रीनेमिंग, एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कुड बी रीनेम्ड perhaps along with a somewhat different packaging and sold in the different countries। कुछ अलग नाम उसको दे दिए और रीपैकेजिंग कर दिए और उसको अलग कंट्रीज़ में भी हम लोग उसको बेचना शुरू कर दिए। द इंटेंट इज़ टू रिमेन ट्रू टू द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट। द मेन इंटेंट इसका क्या होना चाहिए कि हमारा जो ओरिजिनल पर्पस है प्रोडक्ट का वो बस क्वालिफाई होना चाहिए, बट टू एडजस्ट इट टू मैच द लोकल कल्चर। बस होता क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका नाम हम लोग जानते हैं, इसका यूनिलीवर जो है वो एक यूएसए का कंपनी है, लेकिन अगर ये इंडिया में है तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ये अगर किसी और कंट्री में जाएगा तो वो वहाँ का यूनिलीवर हो जाएगा। यानी कि अपना प्रोडक्ट को इस तरीके से नाम देकर के बेचा जा रहा है कि लगे कि वो हमारे ही कल्चर से जो है वो इंक्लूडेड है। यानी यहाँ पे रीनेमिंग इस तरीके से किया जाए कि उसको जहाँ पे हम लोग बेच रहे हो वहाँ का ही वो प्रोडक्ट वो लगे। ठीक है, अगर अपने प्रोडक्ट को अगर हम लोग नेपाल में बेचना चाहते हैं, कोई एक प्रोडक्ट है जो कि यहाँ भी रेलिवेंट है, वहाँ भी वही चीज़ है, लेकिन उसको इस तरीके से दिखाया जाए कि लगे कि आपके लिए ही रेलिवेंस ये ज़्यादा रखता है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोडक्ट का कस्टमर का जो नीड फुलफिल करने का, वो नीड तो फुलफिल ही कर रहा है, लेकिन साथ साथ में एक इमेज जो होता है ना वो प्रोडक्ट का, वो वहाँ पे अलग तरीके से क्रिएट करने की कोशिश किया जाता है। अ प्रोडक्ट कुड बी रीपैकेज्ड इनटू अ डिफरेंट साइजेज और स्टैंडर्ड सेलिंग क्वांटिटी। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि 100 ml का चीज़ को 50 ml वाला में भी पैक करके बेचा जा सकता है। अब प्रोडक्ट को जो है वो अलग अलग साइजेस में बेचना है। जैसे कि पहले हॉर्लिक्स जो आता था वो ½ kg के बॉटल्स में आता था, है ना,
500 ग्राम्स या 1 kg के बॉटल में मैंने पहले ज़्यादा दिखा है इसको, ठीक है। अब मैं क्या देख रही हूँ ना कि ये 10-10 रुपये के सैशेज़ में भी आ रहे हैं। ये 250 ग्राम का भी अब यहाँ पे मैंने कंटेनर इसको देख लिया है। पहले जो क्या था वो कांच के बोतल में दिया जा रहा था, अब इसको क्या किया है कि इसका लोग जो है वो डरते थे कि हो सकता है ये गिर के टूट जाए, इसकी वजह से क्या किया कि प्लास्टिक के बॉटल्स में जो है वो देने लगे, ताकि लोगों का ये डर भी खत्म हो जाए कि अगर ये मेरे हाथ से गिर भी गया तो ये टूटेगा नहीं, बचा हुआ रहेगा, क्योंकि काफ़ी महंगी चीज़ है ना, थोड़ा 400-500 रुपये लग जाता है 1 kg का। तो इस तरीके से लोग जो है वो पैकेजिंग का भी इस्तेमाल करते हैं लोगों के मतलब कि उनका परचेजिंग का हैबिट बनने के लिए। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सिर्फ साइज़ को छोटा ना करके इसके क्या कहते हैं, for an example, a product normally sold as a single unit could be packaged into a quantity of a 10 and then sold through a warehouse store. अब पहले क्या करते थे ना कि उसको सिंगल यूनिट जो है वो बेच रहे थे, अब क्या करेंगे उसको हम लोग 10 का पैकेट बना करके और उसको वेयर हाउस के थ्रू डायरेक्टली जो है वो बेच सकते हैं। रीप्राइजिंग, फिर से दाम को थोड़ा बहुत जो है वो चेंज किया जाना सबसे आसान काम है। नेक्स्ट है हमारा ब्रांड एक्सटेंशन। इट मे बी पॉसिबल टू एक्सटेंड एन एग्जिस्टिंग ब्रांड एट अ लो और हाई एंड and fill in the hole somewhere in the middle of the product line. For example, a car company decided to build a sports car that is positioned at the top end if its products of its product line. ब्रांड का एक्सटेंशन करना, हम लोग अभी जस्ट पीछे पढ़ करके आए थे कि प्रोडक्ट का ब्रांड का एक्सटेंशन करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग नए जगहों पे जो है वो उसको ले करके जा रहे हैं। हमारा एग्जिस्टिंग जो ब्रांड है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं एट अ लो और हाई एंड। उसको एक्सटेंशन जो है वो लो एंड पे भी और हाई एंड दोनों की तरफ से किया जा सकता है। और फिल इन अ होल समवेयर इन द मिडल ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, या फिर प्रोडक्ट लाइन हमारा जो कहीं पे भी है उसके बीच में भी उसका हम लोग एक्सटेंशन जो है वो किया जा सकता है। जैसे कि एक कार कंपनी है यहाँ पे, वो अपना स्पोर्ट्स कार्स में भी वो आ सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट एक्सटेंशन, इट मे बी पॉसिबल टू सेल सेवरल वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट्स परहैप्स बाय एडिंग एडिशनल फीचर और बाय ऑफरिंग द प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कलर। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स मे बी ऑफर्ड इन अ सेवरल कलर्स। प्रोडक्ट एक्सटेंशन, यहाँ पे ब्रांड एक्सटेंशन होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सटेंशन क्या हो गया, यहाँ पे बस हमारा जो प्रोडक्ट है ना उस प्रोडक्ट को ही जो है वो हम लोग ऑफर कर रहे हैं थोड़े से अलग अलग वर्जन में, थोड़ा सा ऐड कर दिए, सेम फीचर सेम सब कुछ है, बस उसका प्रोडक्ट का कलर चेंज कर दिए। जैसे कि ये ज़्यादातर किस में होता है, अपैरल्स में हो सकता है या फोन्स में हो सकता है, इस तरीके का। ये सेम ड्रेस बना हुआ है लेकिन ग्रीन में भी है, येलो में भी है, वाइट में भी है, रेड में भी है, तो किसी को जो जैसा अच्छा लगे वो ले सकते हैं, ठीक है। और फ़ोन में भी यही है, कुछ फ़ोन गोल्डन कलर में आ रहे हैं, सिल्वर कलर में आ रहे हैं, ब्लू है, ब्लैक है, तो प्रोडक्ट का फीचर में कोई चेंजेस नहीं आया, जो प्रोडक्ट जैसा था वैसा ही है, लेकिन बस उसका कलर में यहाँ पे चेंज करके क्या किया गया है, इसका प्रोडक्ट का एक्सटेंशन जो है वो कर दिया गया है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कैन बी एक्सपेंसिव। अब प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है, स्पेसिफिकली वेन लॉन्चिंग इट ब्रॉडली इन अ न्यू मार्केट। जब हम लोग नए मार्केट में ला रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को, तब ये ज़्यादा खर्चा देने वाला होता है। Consequently, it can make sense to launch in a several test market to determine customer acceptance before rolling out a new concept more broadly. बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग देखते क्या है कि बहुत सारे सेवरल मार्केट्स में, छोटे छोटे मार्केट्स में टेस्ट के रूप में इनको ला दिया जाता है कि कस्टमर जो है क्या वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पूरे मार्केट में लाने से बेटर है ना कि पहले थोड़ा सा पे जो है वो टेस्ट कर लिया जाए कि लोग जो है इस तरीके के प्रोडक्ट को खाना भी चाहेंगे या नहीं खाना चाहेंगे, इस तरह के प्रोडक्ट को कंज्यूम करना भी चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, लोगों के लिए ज़रूरत है भी या नहीं है। अभी शार्क टैंक आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में जिनका की ज़रूरत ही नहीं है लोगों को, है ना। तो उस तरीके का प्रोडक्ट को मार्केट में ला करके क्या फ़ायदा, वो टेस्ट में ही फेल हो जा रहा है, यानी कि उसको बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। इट मे रेफर्स टू अ न्यू कंपनी, अ न्यू टेक्नोलॉजी, अ न्यू मार्केट और अ न्यू प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन जो है यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो डाइवर्सिफिकेशन है वो नए कंपनी के रूप में भी कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है तो वो चाहेंगे क्या कि हम लोग अपने ग्रुप में एक और नया ग्रुप जो है वो ऐड कर दें, या फिर कोई एक नया टेक्नोलॉजी लेके आ जाए, या फिर किसी एक नए मार्केट में हम लोग इन हो जाए, या फिर नए तरीके का प्रोडक्ट लेकर के आ जाए। तो डाइवर्सिफिकेशन इसमें से कुछ भी करेंगे सब डाइवर्सिफिकेशन नहीं आएगा। सो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एडिशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, not the variation in the qualities of the same product of the existing product line or mix. प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है हम लोगों का, एडिशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में क्या करेंगे, एक न्यू प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, नॉट इन द वेरिएशन इन द क्वालिटीज़ और द सेम प्रोडक्ट। उसके सेम प्रोडक्ट का क्वालिटी में वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं कह सकते, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू गेन स्टेबिलिटी इन द फर्म्स अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोगों के पास में जो भी अर्निंग्स आ रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी आए, टू अटेन एफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स रिसोर्सेज, ताकि हम लोगों को जो भी फर्म का रिसोर्सेज है, कुछ भी हो सकता है जैसे कि ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। टू इंक्रीज सेल्स ऑफ द बेसिक प्रोडक्ट्स एंड एक्सप्लॉइट द वैल्यू ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड ट्रेडमार्क।
हम लोग अपने सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं एंड साथ साथ में हम लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं किसको, तो अपने इस्टेब्लिश जो हमारा ट्रेडमार्क है उसको एक्सप्लॉइट करने का मतलब कि उससे हम लोग बेनिफिट जो है वो अर्न करना चाहते हैं फ्यूचर में। टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय ऑफरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट को कैसे, तो अपने जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको और भी अलग अलग तरीके से मार्केट में लाए ताकि प्रोडक्ट कस्टमर ये नहीं तो दूसरा वाला तो खरीद ही ले, ठीक है। टू मीट द डिमांड्स एंड द कन्वीनियंस ऑफ द डाइवर्सिफाइड रिटेलर्स, ताकि हमारा जो भी रिटेलर्स का डिमांड है और उनका जो कन्वीनियंस है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग नए प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में लेकर के आए। टू मेक प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, हमारे जितने भी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सभी का हम लोग जो है वो प्रॉफिटेबल यूज़ करें। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग जो है वो ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। आपको जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं क्या वो आपके लिए रेलिवेंट है, इस चीज़ का ओपिनियन आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।